हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम बात कर रहे हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र में मॉड्यूल नंबर सेकंड। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में क्या क्या मैंने आपको बताया उसको 2 मिनट रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 की। मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, अनावश्यक होती हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं हम उत्सर्जी पदार्थ, और इनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। जैसे कौन कौन से पदार्थ थे मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है। इसके साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका आपके शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, वो भी हानिकारक है। उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है उसको भी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करने वाले अंगों को क्या कहते हैं हम? उत्सर्जी अंग कहते हैं। और सभी उत्सर्जी अंग आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। फिर हमने बात की थी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? यानी मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग मिलकर के उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। इसमें एक जोड़ी वृक्क, ठीक है, किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग पाया जाता है, ठीक है। हमने वृक्कों के बारे में चर्चा की। एक जोड़ी वृक्क होते हैं, गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़े, 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। इनका जो भार होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है, ठीक है। इनके बारे में फिर इसके बाद में हमने मूत्रवाहिनी के बारे में चर्चा की। अब तीसरी हम बात करेंगे मूत्राशय के बारे में, ठीक है। देखिए मूत्राशय क्या होता है। मूत्राशय देखिए मूत्राशय जो होता है ये एक थैले के समान संरचना होती है, ठीक है। थैले के समान संरचना होती है। इसमें स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है किसको? मूत्र को, ठीक है। स्थायी रूप से क्या करते हैं? मूत्र को संग्रहित किया जाता है। ये शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार, शंकु के आकार का होता है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो ऊपरी भाग होता है, उल्टा शंकु कर लो, ठीक है। इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग चौड़ा होता है, ठीक है। और निचला भाग संकरा होता जाता है, ठीक है। संकरा होता हुआ जाएगा और ये अंत में नलिका, अंत में जो अंतिम भाग होता है वो नलिका में जाकर खुलता है, ठीक है। नलिका में जाकर के क्या करेगा? खुल जाएगा। इसे हम आगे बताएंगे, जिसको मूत्रमार्ग कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि ऊपरी भाग है वो चौड़ा है, नीचे की ओर जो भाग है वो सकरा होता हुआ जाता है, ठीक है। इसमें यानी मूत्राशय में यहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है, ठीक है। ये होती है पेशियों की बनी हुई, यानी पेशीय अवरोधनी। पेशीय अवरोधनी होती है। ये क्या करती है? इसमें मूत्र को स्टोर करने के लिए, इसको पेशीय अवरोधनी है वो थोड़ी टाइट रहेगी तो इसमें क्या रहेगा? मूत्र स्टोर रहेगा, ठीक है। कितना स्टोरेज होता है इसमें? 700 से 800 ml, ठीक है। यानी मूत्राशय में 700 से 800 ml मूत्र का संचय किया जा सकता है या संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए जब मूत्र की मात्रा, जो मूत्र की मात्रा मूत्राशय में मूत्र की मात्रा 150 से 200 होती है, ठीक है। 150 से 200 ml होती है तो इस समय मूत्र त्याग की इच्छा पैदा होती है, ठीक है।
क्या होती है, मूत्र त्याग की इच्छा पैदा होती है, यानी आपको मूत्र त्याग की इच्छा पैदा होगी जब 150 से 200 ml मूत्राशय में मूत्र एकत्रित हो जाएगा। लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस समय जाओ, चले जाओ, वो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या है कि किडनी में स्टोन की समस्या नहीं होती है, ठीक है, पथरी नहीं बनती, इसलिए समय समय पर मूत्र को त्याग कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां नहीं जा सकते हैं, तो वहां पर कितना स्टोर हो सकता है, वहां पर 300 से 350 ml तक, ठीक है, 300 से 350 ml। जैसे ही यहां से मात्रा इसकी ज्यादा होगी, मात्रा जैसे ही ज्यादा होगी तो ये फिर आपके बस में नहीं रहेगा, यानी इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब इसकी मात्रा 350 ml हो जाती है तो उसके बाद में फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी फिर वहां पर, समझ रहे हो कि नहीं बात को, अब जबरदस्ती नहीं चलेगी तो क्या होगा आगे, ये भी आप समझ रहे होगे। चलिए तो इसको रिवाइज कर देते हैं। मनुष्य में एक मूत्राशय पाया जाता है जो थैले के समान संरचना होती है, इसमें स्थायी रूप से मूत्र को संग्रहित किया जाता है। ये शंक्वाकार संरचना होती है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा ये नीचे की ओर संकरा होता जाता है, ठीक है। इसके अंतिम भाग पर पेशीय अवरोध नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें 700 से 800 ml मूत्र को संचित किया जा सकता है, ठीक है, यानी वैसे 700 से 800 ml आ जाता है, इसमें 150 से 200 ml मूत्र संचित होता है, तो हमें मूत्र त्याग की इच्छा पैदा होती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 350 से 350 ml से मात्रा अधिक होने पर इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपकी में यहां पर। चलिए अब मैं बात करता हूं मूत्राशय में पाए जाने वाले स्तरों के बारे में। मूत्राशय में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। देखिए मूत्राशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। एक होता है सबसे बाहरी स्तर, सबसे बाहरी स्तर, ठीक है। दूसरा है, समझ गए होंगे, मध्य स्तर, और तीसरा है आंतरिक स्तर, ठीक है। तो इस तरीके से यानी 3 स्तर है मूत्राशय में। सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है, और एक होता है मध्य का स्तर, और एक होता है सबसे अंदर वाला स्तर जिसे हम कहते हैं सबसे आंतरिक स्तर, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे बाहरी स्तर है, यानी मूत्र का सबसे बाहरी स्तर होता है, बाह्य स्तर जिसको हम बोलते हैं, बाह्य स्तर ये बना होता है, इसे हम कहते हैं शिरोसा। बाहरी स्तर को हम क्या कहते हैं, शिरोसा कहते हैं, ठीक है। यानी मूत्राशय का सबसे बाहरी स्तर बाह्य स्तर कहलाता है, इसे हम शिरोसा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें मध्य स्तर के बारे में। मध्य स्तर यानी मध्य का स्तर है, या हम कहें कि बाहरी स्तर से नीचे पाए जाने वाला स्तर है, ये बना होता है अरेखित पेशियों का। किसका बना हुआ है, अरेखित पेशियों का बना हुआ होता है, ठीक है, अरेखित पेशियों का बना हुआ है। आंतरिक स्तर है, या इसको हम बोलते हैं अंतः स्तर, यानी ये सबसे अंदर का स्तर होता है, अंदर का स्तर है सबसे, ठीक है। ये होता है श्लेष्मीय, म्यूकस पाया जाता है, ये श्लेष्मीय स्तर होता है। श्लेष्मीय स्तर इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जब पीएच, मूत्र का पीएच ज्यादा कम हो जाए यानी एसिडिक हो जाए ज्यादा, तो उस समय कुछ समय तक तो ये जो श्लेष्मा होगी वो क्या करेगी, जलन को कम करेगी, जलन नहीं होने देगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा तो वहां पर फिर मूत्र त्यागते समय क्या होती है, जलन भी होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये 3 स्तर है, यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे, जिसको हम बाह्य स्तर कहते हैं, सबसे बाहरी स्तर है, एक मध्य स्तर है, एक अंतः स्तर है, इसको सबसे आंतरिक स्तर कहते हैं, ठीक है। बाह्य स्तर है शिरोसा कहते हैं इसको हम, अरेखित पेशियों का बना हुआ मध्य स्तर है, और आंतरिक स्तर है वो श्लेष्मीय होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मूत्र मार्ग के बारे में। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि आपने
देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे क्या सोते समय मूत्र त्याग कर देते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस समस्या को दूर करने के लिए जैसे कि बच्चे को दिन में जब मूत्र त्याग की इच्छा हो रही है उस समय उसको जाने मत दो, यानी रोको, कंट्रोल करवाओ उसको कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि दिन भर ही मत जाने दो, कंट्रोल करवाओ। जैसे मूत्र त्याग की समय इच्छा पैदा जब हुई उससे कम से कम 4 मिनट 5 मिनट के बाद में मूत्र त्याग करवाओ। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस तरीके से जो संकेत आते हैं तो रात्रि के समय पर वो धीमे धीमे कंट्रोल करने लग जाएगा और रात्रि के समय मूत्र त्याग की इच्छा उसको मूत्र त्याग नहीं किया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो अगला देखिए, मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग है यानी मूत्राशय ग्रीवा। अभी मूत्राशय था, तो मूत्राशय ग्रीवा आगे की ओर नलिकाकार संरचना में खुलती है। ठीक है, मूत्राशय ग्रीवा आगे की ओर नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, यानी मूत्राशय ग्रीवा आगे की ओर नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब जो मूत्र मार्ग है ये बना हुआ होता है, इसमें मूत्र मार्ग में आगे पाई जाती है पेशीय अवरोधनी। पेशीय अवरोधनी, ठीक है, मूत्र मार्ग में पेशीय अवरोधनी है। ये पेशीय अवरोधनी क्या करती है? पेशीय अवरोधनी मूत्र को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, मूत्र को क्या करेगी? रोकने का कार्य करेगी। जब मूत्र त्याग की इच्छा होगी, ठीक है, क्या होगी? मूत्र त्याग की इच्छा होगी, उस समय ये पेशीय अवरोधनी हो जाएगी शिथिल। शिथिल यानी ढीली हो जाएगी और आगे शरीर से बाहर मूत्र को कर दिया जाएगा क्या? उत्सर्जित। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी इस अवरोधनी का कार्य होता है, पेशीय अवरोधनी मूत्र को शरीर से बाहर जाने से रोकती है, रोके रखने का कार्य करती है। लेकिन जब मूत्र त्याग की इच्छा होती है, जब मूत्र को त्याग करना है, शरीर से बाहर निकालना है, तो उस समय इसको ढीला कर दिया जाता है, यानी शिथिल कर दिया जाता है और मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए नर में जो मूत्र मार्ग है, नर में मूत्र मार्ग की जो लंबाई होती है, मूत्र मार्ग की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर होती है। और मादा में मूत्र मार्ग की जो लंबाई है वो होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नर का मूत्र मार्ग बड़ा होता है मादा से, तो नर में मूत्र मार्ग की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मादा में मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो मूत्र मार्ग है नर में, ये मूत्र मार्ग मूत्र और वीर्य, मूत्र और वीर्य दोनों के लिए कैसा है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब यह है कि इसी मार्ग से मूत्र को उत्सर्जित किया जाता है और इसी मार्ग से वीर्य या सीमेन बाहर निकल करके आता है। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ मार्ग होता है। जबकि मादा में केवल मूत्र मार्ग के द्वारा क्या किया जाता है? मूत्र उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा केवल मूत्र उत्सर्जित किया जाएगा और यहां पर नर में दोनों काम एक ही मार्ग से हो रहे हैं, यानी मूत्र का उत्सर्जन भी उसी के द्वारा हो रहा है और वीर्य यानी सीमेन का उत्सर्जन भी, सीमेन को भी बाहर उसी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपकी में। चलिए अब हम बात करते हैं नर में मूत्र मार्ग के भागों के बारे में। यानी नर का मूत्र मार्ग बड़ा है, अब बड़ा है तो उसके भाग भी होंगे। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, देखिए तो यहां पर अपन हेडिंग बना लेते हैं, नर के मूत्र मार्ग के भाग। ठीक है,
नर के जो मूत्र मार्ग के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है प्रोस्टेट भाग, ठीक है, या जिसको यूरिथ्रल भाग कहते हैं। दूसरा होता है झिल्लीनुमा भाग और तीसरा होता है सिसनी भाग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल, ठीक है, प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग, ये सबसे पहला भाग है। दूसरा है झिल्लीनुमा भाग और तीसरा है सिसनी भाग, ठीक है। अब देखिए प्रोस्टेट भाग जो होता है या जिसको हम यूरिथ्रल भाग कहते हैं, यहां पर जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता हुआ आता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलता है और इसकी जो लंबाई होती है, प्रोस्टेट भाग की लंबाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसको हम प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग कहते हैं, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता हुआ बाहर आता है, ठीक है। और इसमें जो अन्य भाग होते हैं नर जनन तंत्र के, जैसे कि शुक्रवाहिनी, ठीक है, तो जो शुक्रवाहिनियां होती हैं वो कहां पर खुलती है, इसी भाग में खुलती हैं, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी कहां खुलती है, शुक्रवाहिनी कहां खुलती हैं, यूरिथ्रल भाग में या प्रोस्टेट भाग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा भाग है, प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलता है या गुजरता है तथा इसमें शुक्रवाहिनी खुलती है, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं झिल्लीनुमा भाग के बारे में। देखिए ये जो झिल्लीनुमा भाग है ये प्रोस्टेट भाग और सिसनी भाग के, प्रोस्टेट भाग और सिसनी भाग के मध्य का भाग होता है, ठीक है, यानी ये मध्य का भाग है, छोटा भाग है, ठीक है। यानी प्रोस्टेट भाग जो है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट भाग है, प्रोस्टेट ग्रंथि से लेकर के, और सिसनी भाग है, उसके जो मध्य का भाग है उसे हम कहते हैं झिल्लीनुमा भाग, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा झिल्लीनुमा भाग क्या होता है। तीसरा देखिए सिसनी भाग, ये अंतिम भाग होता है, ठीक है, और इसमें कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम पाई जाती है, जो सिस्न के अंतिम भाग या बोले अंतिम सिरे पर छिद्र के रूप में खुलती है, ठीक है। यानी ये अंतिम भाग है इसका, और अंतिम भाग है जो कार्पस स्पंजियोसम से निकल करके सिस्न मुंड तक जाता है। ये जो कार्पस स्पंजियोसम है यहां से निकलेगा और ये जाएगा सिस्न के अंतिम सिरे पर, जिसे हम सिस्न मुंड कहते हैं, ठीक है। तो सिस्न मुंड के सिरे पर, अंतिम सिरे पर जाकर के छिद्र के रूप में खुलता है, तो इसे हम कहते हैं सिसनी भाग, ठीक है। तो 3 भाग हैं, समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, मूत्र मार्ग में प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलता है, मूत्र मार्ग जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलता है और इसमें शुक्रवाहिनी आकर के खुलती है, ठीक है। दूसरा झिल्लीनुमा भाग, ये प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट भाग और सिसनी भाग के मध्य का भाग होता है, ठीक है, यानी दोनों के बीच का है, इसलिए इसे झिल्लीनुमा भाग जो है। तीसरा है सिसनी भाग, ये अंतिम भाग होता है, कार्पस स्पंजियोसम जहां से चालू हो रही है वहां से पाया जाएगा और सिस्न के अंतिम सिरे पर या सिस्न मुंड के सिरे पर छिद्र के रूप में खुलता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा और यहां पर मूत्र मार्ग फिनिश हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है।
अब हम बात करने जा रहे हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखिए मानव का जो वृक्क है, वृक्क के ऊपर, वृक्क जो होता है उसके ऊपर दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतकों के पाया जाता है क्या, आवरण। ठीक है, आवरण पाया जाता है जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा, वृक्क संपुट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वृक्क के ऊपर दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतकों का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वृक्क संपुट। ठीक है, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, वृक्क को काट करके हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर दो भाग निकलेंगे और दो भाग कौन कौन से हैं उसको देखिए, यहां पर संरचना के द्वारा भी समझाएंगे। तो यहां पर वृक्क के कितने भाग हैं, दो। पहला है वल्कुट या जिसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। ठीक है, पहला है वल्कुट या कॉर्टेक्स और दूसरा है मध्यांश या मेड्यूला। ठीक है, पहला क्या है, वल्कुट या कॉर्टेक्स और दूसरा है मध्यांश या मेड्यूला। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वल्कुट या कॉर्टेक्स क्या है और मध्यांश या मेड्यूला क्या है। ठीक है, तो आपको मैं एक संरचना बना देता हूं, कटने के बाद जो वृक्क है या किडनी है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। देखिए इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी। यहां से मूत्र नलिका बाहर निकलेगी, इस संरचना को हम पहले भी देख चुके हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र समझाया था उस समय, एक किडनी को इस प्रकार से हमने काट के बताया था कि जो वृक्क है या किडनी है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो देखिए इसमें वल्कुट या कॉर्टेक्स है वो तो है बाहरी भाग, ये बाहरी भाग है, ये क्या है, वल्कुट या कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो मध्य का भाग होता है, ये मध्य का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो भाग है अंदर की ओर मध्य का भाग, इसे हम कहते हैं मध्यांश या मेड्यूला। ठीक है, यह वल्कुट या कॉर्टेक्स और जो मध्य का भाग है वो क्या है, मध्यांश या मेड्यूला। ठीक है, अब इसमें जो पिरामिड है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किस तरीके से इसमें बनते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जो बाहर का भाग होता है, ये जो भाग है ये होता है गहरे लाल रंग का। ठीक है, वल्कुट या कॉर्टेक्स जो होता है ये कैसा होता है, गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, और ये मध्यांश की ओर, मध्यांश की ओर क्या करता है, धंस जाता है। ठीक है, इस तरीके का है, ये मध्यांश में इस तरीके से अंदर की ओर धंस जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अंदर की ओर धंस जाता है ये भाग, इसमें मध्यांश में। तो आपको इस तरीके की संरचना यहां पर दिखाई देगी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो वल्कुट या कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसमें ये जो वल्कुट या कॉर्टेक्स का कुछ भाग अंदर की ओर धंस जाता है, मध्यांश में धंस जाता है और ये स्तंभनुमा संरचना बना लेता है। ये अंदर की ओर धंसा हुआ स्तंभनुमा संरचना है, ये इनको हम कहते हैं वर्तिनी के स्तंभ
वर्तीनी के स्तंभ, कॉलम्स ऑफ वर्टेन, यानी वर्तीनी के स्तंभ। ठीक है, वर्तीनी के स्तंभ क्या होते हैं, तो आपको क्या लिखना है इसमें, यानी वलकुट या कॉर्टेक्स का कुछ भाग अंदर की ओर मध्यांश में धंस जाता है। ठीक है, धंसने के बाद जो बनने वाली संरचना है उन्हें हम कहते हैं वर्तीनी के स्तंभ या कॉलम्स ऑफ वर्टेन। ठीक है, अब देखिए मध्यांश या मेडुला है, ये मध्य का भाग होता है, यानी वलकुट से अंदर होता है। अब मध्य का भाग है, इसमें क्या होता है कि जो वलकुट या कॉर्टेक्स के कुछ भाग धंसने के कारण, यानी वलकुट है ये, इसका कुछ भाग इसमें धंस गया, तो धंसने के कारण यहां पर त्रिभुजाकार संरचना बन जाती है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्या, मेड्यूलरी पिरामिड। क्या कहते हैं इनको हम, मेड्यूलरी पिरामिड। क्यों मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि मेडुला में बन रहे हैं। ठीक है, मेडुला में बन रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यानी कहने का मतलब यह है कि जो मेडुला है वो मध्य का भाग होता है। ठीक है, इसमें वलकुट का कुछ भाग धंस जाता है, जिसके कारण यहां पर त्रिभुजाकार संरचना या पिरामिड जैसी संरचना बन जाती है, जिन्हें हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं ये आगे की ओर खुलते हैं, जिसे हम कहते हैं चषक या कैलिक्स। ठीक है, यहां पर ये आगे खुल रहे हैं, इनकी नोक है वहां पर। ठीक है, यहां पर खुलेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, चषक या कैलिक्स कहते हैं। इस तरीके की जो संरचना बन जाएगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये आपको दिखाई दे रही है, इनके जो अंतिम भाग हैं यहां पर ये खुल रहे हैं, इसे हम कहते हैं चषक या कैलिक्स, ये कहलाते हैं चषक या कैलिक्स। ठीक है, ये चषक या कैलिक्स आगे की ओर जिस संरचना में खुलते हैं, अब देखिए ये कैलिक्स है वो आगे की ओर खुल रहे हैं इस संरचना में, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पेल्विस। ये संरचना क्या कहलाएगी, पेल्विस, जिसका दूसरा नाम है वृक्कीय श्रोणी, वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहलाती है। ठीक है, तो ये वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस है, यहां से मूत्रवाहिनी निकलती है, मूत्रवाहिनी का भाग है जो चौड़ा होता है। ठीक है, ये जो भाग है ये चौड़ा है, जिसे हम वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। यहां से मूत्रवाहिनी निकलती है और आगे की ओर सक्रिय होती हुई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, हमने किडनी को इस तरीके से काट डाला। ठीक है, किडनी स्थित थी, इस तरीके से लगी हुई थी, इसको हमने ऐसे काटा, काटने के बाद जो अंदर का भाग है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, जूम करके देख लो इसको, नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है कि नहीं, मोबाइल में आप जूम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिभुजाकार संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और यहां से जो कैलिक्स है यानी अंतिम भाग है, ये क्या कहलाता है, चषक या कैलिक्स, और ये कैलिक्स आगे की ओर खुल रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस। ठीक है, जहां से मूत्रवाहिनी निकल रही है, चौड़ा भाग है, इसको हम कहते हैं वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस। ठीक है, और ये बीच में स्तंभ दिखाई दे रहे हैं रेड रेड कलर के, इसमें धस गया है वलकुट अंदर, इसे हम कहते हैं वर्तीनी के स्तंभ, कॉलम्स ऑफ वर्टेन। बीच का भाग मध्यांश कहलाता है, बाहरी भाग है वो वलकुट कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके में। अब देखिए इधर, तो वलकुट के बारे में हमें क्या लिखना है, वलकुट या कॉर्टेक्स में आपको लिखना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, समझ में तो आ ही गया होगा अच्छे तरीके से। तो वलकुट या कॉर्टेक्स है, ये वृक्क का कौन सा भाग होता है, बाहरी भाग होता है। कैसे रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, बाहरी भाग है, गहरे लाल रंग का है, अंदर की ओर धस जाता है, अंदर धसकर क्या बनाता है, अंदर धसने के बाद में जो स्तंभनुमा संरचना बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं वर्तीनी के स्तंभ। ठीक है, वर्तीनी के स्तंभ का निर्माण करता है। इतना तो सिंपल, यानी वृक्क का बाहरी भाग वलकुट या कॉर्टेक्स कहलाता है, ये गहरे लाल रंग का होता है, अंदर की ओर धस करके मध्य भाग में यानी मध्यांश में धस करके वर्तीनी के स्तंभ बनाता है। लेकिन अब इसमें क्या पाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, 1 करोड़ की बात है और इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। वृक्क नलिका
वृक्क नलिका आप जानते हैं 10th क्लास में सुना होगा ये नाम, वृक्क नलिका, या इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं ये भी आपने पढ़ा होगा 2-4 साल करोड़ पहले। कह रहे होंगे सर कहाँ भूल गए, अब तो क्या है, फिर से बताओ। चलो बताते हैं। देखिए, तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में एक तो होती है मेलपीगी काय, ठीक है, मेलपीगी काय है। कौन कौन से भाग हैं वो यहां देख लें, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मेलपीगी काय, ठीक है, ग्रीवा, तीसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, अगला है हेनले लूप, अगला है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, और सबसे लास्ट में है संग्रह नलिका। इसमें से देखिए, अब इसमें कौन सा पाया जाएगा, यानी ये सब क्या है, वृक्कांड या नेफ्रॉन की संरचना में तो वृक्क नलिका के भाग हैं, और ये वृक्क नलिका है वो किडनी के अंदर स्थित होती है। तो इसमें कौन कौन सा भाग है वो यहां पर देखिए, इसमें से समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, मेलपीगी काय और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये तीनों पाई जाती हैं कहां पर, वलकुटीय भाग में, ठीक है, कहां पाए जाते हैं, वलकुटीय भाग में स्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो वृक्क नलिका है इस तरीके से आपकी दिखाई देगी, ठीक है, तो इसका जो भाग है, ठीक है, इस तरीके की जो संरचना पाई जाएगी यहां पर, तो इसमें यानी कहने का मतलब मेलपी का है सबसे बाहर वाला भाग, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका और इधर से दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, ये तो पाए जाते हैं वलकुटीय भाग में। अब मध्यांश में क्या पाया जाएगा, तो मध्यांश में आप देख रहे हैं हेनले लूप और संग्रह नलिका, ठीक है, हेनले लूप और संग्रह नलिका पाए जाते हैं कहां पर, मध्यांश या मेडुला में। तो संग्रह नलिका और हेनले लूप स्थित होते हैं मध्यांश में। ये आपको ध्यान रखना है, 1 करोड़ की बात है, कंपटीशन में पूछा दिया है, ठीक है, याद रखना है अच्छे तरीके से। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वल्कुट कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है, गहरे लाल रंग का होता है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है, बर्तीनी की स्तंभ बनाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टिन कहते हैं। वल्कुट या कॉर्टेक्स में वृक्क नलिका के मेलपी का है, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका स्थित होती है, ठीक है। तो जो मेलपी का है वो इसमें पाई जाती है, इसलिए इसमें कणकाम है, संरचना भी दिखाई देती है, दानेदार संरचना भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्यांश के बारे में। सेकंड नंबर है मध्यांश या मेड्यूला, ठीक है। तो देखिए यहां पर मध्यांश या मेडुला जो होता है, या इतना तो आपको पता ही है कि वृक्क के मध्य का भाग होता है, ठीक है। मध्यांश या मेडुला जो है वो क्या है, वृक्क के मध्य का भाग, बाहरी भाग क्या था, वल्कुट या कॉर्टेक्स था, ठीक है। तो मध्यांश या मेडुला है, इसमें सबसे पहली बात वृक्क के मध्य का भाग होता है, ठीक है। इसमें त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड कैसे बनते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वल्कुट या कॉर्टेक्स अंदर की ओर मेडुला में धस जाता है, जिसके कारण इसमें त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण होता है, जिन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड आगे जिस स्थान पर खुलते हैं उन्हें हम कहते हैं चषक या कैलिक्स। मेडुलरी पिरामिडों के खुलने का स्थान, खुलने के स्थान को हम क्या कहते हैं, चषक या कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स और कैलिक्स दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉर्टेक्स तो इसका बाहरी भाग है, कैलिक्स मेडुलरी पिरामिड का खुलने वाला जो भाग है उसे हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये कैलिक्स आगे की ओर एकत्रित हो जाते हैं और आगे जाकर के कहां खुलते हैं, वृक्क श्रोणी या
पेल्विस में, ठीक है। कैलिक्स आगे जाकर के कहां खुलते हैं, वृक्क श्रोणिया पेल्विस में जाकर के खुलते हैं संयुक्त होकर के। तो वृक्क श्रोणिया पेल्विस है उसमें खुलेंगे और ये भाग होता है कीपाकार। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये कीपाकार भाग है जो आगे जाकर के कहां पर खुल रहा है, मूत्रवाहिनी में। ये वृक्क श्रोणिया पेल्विस है, ये इस भाग में खुल रहे हैं और ये यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो भाग है ये कीपाकार भाग है और ये कीपाकार भाग आगे जाकर के किसमें खुल रहा है, मूत्रवाहिनी में, ठीक है, इसमें खुलता। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें और क्या लिखना है आपको, और इसमें लिखना है कि हमने बताया कि कौन सी जो भाग हैं वृक्क नलिका के वो जो पाए जाते हैं, तो आपको इसमें लिखना है कि एक तो संग्रह नलिका स्थित होती है, ठीक है, और दूसरा हेनले लूप। तो हेनले लूप और संग्रह नलिका ये दोनों भाग पाए जाते हैं वृक्क नलिका के, कहां पर, मध्यांश या मेड्यूला में, ठीक है। तो यहां पर यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मध्यांश या मेड्यूला है तो उसमें कौन कौन से भाग स्थित होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी ये संरचना। तो आपको पूछा जाए यानी वृक्क की आंतरिक संरचना या हम औतकी के बारे में बात करें तो आंतरिक संरचना को समझाइए, तो आपको ये समझाना है, डायग्राम बनाना है अच्छा सा, ठीक है, सुंदर सा, क्योंकि सुंदरता जरूरी है ना, लोग सुंदर को ही पसंद करते हैं, मजाक वाली बात नहीं है। और यानी कहने का मतलब अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, नामकरण वगैरह अच्छा होगा, तो उससे क्या है कि थोड़ा जो चेक करेगा वो भी थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ अच्छा डायग्राम है, और उसके बारे में फिर सजा करके बढ़िया लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझाना है आंतरिक संरचना में। पहले बलकुट समझाइए, बलकुट या कॉर्टेक्स, उसके बाद में मध्यांश या मेडुला को समझाइए, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं वृक्क नलिका या जिसको हम वृक्काणु बोल रहे हैं, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, ठीक है। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना या वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना की हम बात करेंगे। यहां पर ये आपका सेकंड मॉड्यूल है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद हम आपको समझाएंगे वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना को, वहां पर पूरा मॉड्यूल आपको मिलेगा, उसमें पूरा सिस्टम से समझ में आएगा, आधा इसमें हो जाएगा आधा उसमें, तो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की कहानी यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।